नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप सवाल इंडिया का देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है। वैष्णो देवी भवन मार्ग पर हेलीपैड के पास भूस्खलन होने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और एक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल है। कई श्रद्धालुओं के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील भी की है। तो इस वक्त ये एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर ये तस्वीरें जो आपको देख रहे हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हादसा हुआ है, जहां पर हेलीपैड के पास भूस्खलन के कारण 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और एक श्रद्धालु घायल है। श्रद्धालुओं के वहां पर फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य इस वक्त चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए आज दिन थोड़ा चिंताजनक जरूर रहा। एक खबर आपको हमने दिखाई जिस तरीके से माता वैष्णो देवी पर वहां पर भूस्खलन हुआ, 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के और जम्मू के खासतौर से इलाके सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर आज आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका इलाज इस वक्त जारी है। माना जा रहा है कि ये एक स्नाइपर अटैक था। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक आर्मी बेस को सील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गन शॉट्स यहाँ पे जो हैं वो सुने गए, उसमें एक आर्मी जवान अभी इंजर्ड है। इस पूरे इंसिडेंट की तफ्तीश चल रही है। एज एंड व्हेन समथिंग कम्स आउट कंक्रीट वी विल शेयर विद यू। सीनियर ऑफिसर सारे ऑन स्पॉट हैं। से चलते हैं, हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नज़ीर, बार बार जब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ ये जो घटना है ये एक बार फिर से बता रही है कितना बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी सिचुएशन जो है जम्मू कश्मीर में अभी भी बनी हुई है, खासतौर से जम्मू के इलाके में। जी, जो आतंक का जो साया है जम्मू में बढ़ता ही जा रहा है और अब जम्मू शहर है वहां पहुंचा है। सुजवनी कैंप पे स्नाइपर फायरिंग हुई है और स्नाइपर फायरिंग ये नहीं कि वहां एक गंभीर तौर से एक जवान घायल हुआ, जिसके बाद में रिपोर्ट्स है उसकी मौत वाक़ा हुई। आर्मी ने उससे अभी तस्दीक उसकी नहीं की है, लेकिन जिस तरह से एक शहर में आप देखें इलेक्शन के दौरान एक स्नाइपर इस तरह वहां घूम रहा हो या कहीं छुपा हो, तो ये सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। सवेरे से ही एक बड़ा जो ऑपरेशन एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक अटैकर को ट्रैक डाउन करने में सुरक्षा फोर्सेस को कामयाबी नहीं मिली है। 2018 में भी सुजवन आर्मी कैंप पे अटैक हुआ था, जिसमें 5 सेना के लोग मारे गए थे जो अपने रिहायशी क्वार्टरों में थे। तो उसके बाद ये पहली घटना है कि जब हम देख रहे हैं जम्मू के अधिकतर जिलों में 8 जिले हैं जहां आतंक का साया फैला, आर्मी को खास तौर पे निशाना बनाया गया। कई एक अटैक्स हुए पिछले 2 साल से, कई इनकाउंटर्स हुए हैं, आर्मी को काफी नुकसान हुआ, लेकिन जम्मू शहर लग रहा था बचा है उससे। लेकिन आप देख रहे हैं कि आतंक का साया अब जम्मू शहर पे भी और यहाँ भी आर्मी ही निशाना है। और आज सवेरे स्नाइपर फायर हुआ है, 3 से 4 राउंड हुए हैं। एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में रिपोर्ट्स हैं कि उसकी मौत वाक़ा हुई है। उसके बाद पुलिस और सुरक्षा फोर्स ने पूरे इलाके को घेरे में रख दिया है, लेकिन अभी तक किसी के गिरफ्तार करने या किसी को इस दौरान मार गिराने में, आतंकियों मार गिराने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। कि जम्मू में जितने भी बड़े इंसिडेंट हमले हुए, वहां आतंकी अक्सर भाग निकलने में कामयाब हुए और सुरक्षा फोर्स को अक्सर नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जब जम्मू शहर में भी इस तरह की स्थिति हो कि जब एक स्नाइपर कोई आम मिलिटेंट नहीं होता, ये खास ट्रेनिंग होती है जो दूर से निशाना बना सकता है, क्योंकि स्नाइपर राइफल पे टेलीस्कोप लगा होता है, उसके मदद से वो लॉन्ग डिस्टेंस पे शूट करता है। तो इस तरह से सुरक्षा की नजर से भी एक चैलेंज है, खास तौर पे जब इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए वो मुल्क के सबसे बड़े नेता यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के लिए यही चैलेंज लेके हमला हुआ, फायरिंग हुई, बल्कि जो स्नाइपर जम्मू शहर में है उससे कैसे मार गिराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर। एक सवाल आपसे बस मैं ये और जाने से पहले पूछना चाहता था कि क्या जिस तरीके से लगातार बात हो रही है इसका कुछ असर चुनाव पर भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि
जम्मू का वो इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को भी लग रहा होगा कि थोड़ा गई हुई जमीन को वापस लिया जाए। तो क्या इन आतंकवादी घटनाओं का, जिस तरीके से अब घटनाएं बढ़ रही हैं, उसका क्या चुनावी मुद्दा भी बन रहा है? क्या सुरक्षा को लेकर वहां पर बातचीत हो रही है? दरअसल जो आतंक, खासतौर पे इसका जो साया जम्मू पे गहरा घना होता गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, वो बीजेपी पे इल्जाम लगाती है। देखिए, जो इलाके हमारे, खासकर जम्मू क्षेत्र हमारे दौर में बिल्कुल आतंक से मुक्त था, आपने उसको आतंक का गढ़ बनाया और सुरक्षा फोर्स को उसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है। लेकिन जहां तक इलेक्शन की बात है, चुनाव की बात है, जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि आतंक के खौफ से लोग कभी नहीं डरे। जब उनकी वोट डालने की बात थी, जब बाइकआउट की भी कॉल होती थी, हिंसा का भी डर होता था, हमेशा बैलेट ने बुलेट को शिकस्त दी है। वोटों के जरिए लोकतंत्र ने जीता है। और ये पहले भी हुआ, जब आतंक काफी ज्यादा होता था, कई लोग उसके शिकार हुए, लेकिन लोगों ने उससे डरे नहीं। वो कोरिसिव पावर जो मिलिटेंसी का था वो नहीं है। तो इस लिहाज से नहीं लग रहा है कि इलेक्शन पे कोई बड़ा असर पड़ने वाला है। नसीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त दिल्ली आपको वापस ले चलते हैं। यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। अरविंद केजरीवाल के सचिव जो थे, पूर्व सचिव विभव कुमार को जमानत दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल ने, जो आम आदमी पार्टी की एमपी हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट हुई, उसमें विभव कुमार को आरोपी बनाया गया था। इस केस में विभव कुमार करीब 100 दिन से जेल में थे, उनको अब यहां पर जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो पूरा केस है, इसमें विभव कुमार को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 दिन से विभव कुमार जेल में थे और 18 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। चलते हैं सीधे, हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी लेकर आया। पहले विजय नायर और विभव कुमार को भी बेल मिल गई है। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी ये खबर है, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है। और अब विजय नायर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को भी जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस की तमाम दलीलों को ठुकरा दिया है, नामंजूर कर दिया है। दिल्ली पुलिस कह रही थी कि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर चुके हैं, सीसीटीवी रेड कर चुके हैं, विटनेस को वो प्रभावित कर सकते हैं, उनको जमानत नहीं देना। तो एक बार जरा दोबारा चलेंगे हमारे सहयोगी के पास, उनकी आवाज़ थोड़ी वहाँ पर ठीक से नहीं आ पा रही थी, तो दोबारा से चलेंगे उनसे बात करने के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने जमानत दी है। दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। ऐसे में 51 से ज्यादा लोगों की गवाही होनी है, ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा। विभव कुमार 100 दिन से ज्यादा हिरासत में रह चुके हैं, जांच में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकता जो पूरी हो चुकी है। यानी कि अगर चार्जशीट फाइल हो गई है, आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है, तो अब विभव कुमार बाहर निकलकर किस तरीके से जांच में बाधा पैदा करेंगे। साथ ही साथ पुलिस ने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई थी। अगर गवाहों को प्रभावित किया जाता है तो जमानत की रियायत को वापस लिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि आप विभव कुमार किसी गवाह से मिलते हैं या उन्हें किसी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो जमानत वापस लिया जा सकता है, जो जमानत की कंडीशंस होती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस बात पर सुनवाई करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं, ये ट्रायल कोर्ट का विशेषाधिकार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलकाता की, जहां पे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या के विरोध में आज बीजेपी पूरे पश्चिम बंगाल में फिर से प्रदर्शन कर रही है। अलीपुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अलीपुर के डीएम कार्यालय के बाहर भाजपा नेता लॉकेट चैटर्जी और अन्य कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सिलीगुड़ी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कूच बिहार में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी देखने को मिली।
सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी क्या हालात हैं? बीजेपी हर दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो कल पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं हो रहा है। इसको पूरा पिछले 17-18 दिनों से भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालात अभी क्या बने हुए हैं? देखिए, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे एक डॉक्टर्स का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पे आने वाले हैं। ये बीबी गांगुली स्ट्रीट है। कुछ आगे चलकर आपको जो पुलिस दिख रहा है यहाँ पे, ये पुलिस बैरिकेड बनाया है। जो डॉक्टर्स का प्रदर्शन है वो यहाँ तक आएंगे और उसके बाद उनका अगर कोई डेलीगेशन जाके लाल बाजार जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ से यहाँ से उनका डेलीगेशन उनको लेके जाएगा। और दूसरी तरफ आपको दिखा दूँ, ताकि कोई प्रदर्शनकारी यहाँ से सीधा पुलिस हेडक्वार्टर्स तक ना पहुँच पाए, इस तरीके का बड़ा बैरिकेड लगा दिया गया है। बैरिकेड आपके सामने दिखाई देंगे आपको, जो काफ़ी हाइट पे बनाया गया है ताकि लोग इसके ऊपर से चढ़कर या इसके ऊपर छलांग लगाकर ना पार करे। और जो एक नया चीज़ मैं देख रहा हूँ इस बैरिकेड में, देखिए चेन से पूरा बैरिकेड को बांधा गया है ताकि कोई बैरिकेड को अलग करके ना तोड़ सके। और ताला भी लगाया गया है इस बैरिकेड में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैरिकेड का ताला है। तो ये सुरक्षा का इंतज़ाम है। लेकिन ये डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है और हर प्रोटेस्ट में आज पुलिस इस तरीके का बंदोबस्त रख रहे हैं, क्योंकि कहाँ कौन सी प्रोटेस्ट हिंसक बन जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। तो पुलिस को, जैसे आपको बता दूं, टीयर गैस का जो सामान है या राइट कंट्रोल का जो सामान है उसे स्टैंड बाय में रखना पड़ रहा है। बीजेपी का प्रोटेस्ट अलग से हो रहा है, कुछ सिटीजन्स ग्रुप का प्रोटेस्ट है, बीजेपी का अलग से पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। बीजेपी का प्रोटेस्ट का जो मेन डिमांड सामने आ रहा है वो मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। और जो ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट या डॉक्टर्स प्रोटेस्ट आप माने, इसमें जो मेन डिमांड आ रहा है वो है जो आरजी का अस्पताल में जिस महिला डॉक्टर के साथ इस तरीके की बेरहमी का जो घिनौने हरकत हुए है उसके खिलाफ न्याय की मांग सामने रख रहे हैं। लेकिन दो अलग अलग टाइप का प्रोटेस्ट ज़रूर दिखाई देंगे आपको शहर में। अब जो न्याय की मांग है इसको लेकर जो है जो आपको तहकीकात है इस मामले का वो तो सीबीआई के पास है। और हालांकि क्योंकि ये कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रहे हैं। सीबीआई क्योंकि कहते हैं कि ये कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है तो वो कोर्ट को ही बताएंगे कि क्या प्रोग्रेस है, क्या अपडेट है। और अगर कोर्ट को सीबीआई के कार्रवाई से सेटिस्फैक्शन ना मिले तो कोर्ट जो भी निर्णय लेना होगा लेगा। लेकिन इस स्थिति में जो एक इन्फॉर्मेशन वैक्यूम बने हैं, यहाँ पे एक मिस इन्फॉर्मेशन का ग्राउंड भी बने हैं, क्योंकि कुछ आरोप ऐसे लग रहे थे कि किसी को बचाने की कोशिश किया जा रहा है या किसी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है या दोषी जो है सबको नहीं गिरफ्तार किया गया है। इस सवाल का जवाब सिर्फ सीबीआई दे सकते हैं और यहाँ पे कोलकाता पुलिस के पास तो ये प्रोब है नहीं। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं सुरक्षा के इंतजाम हालांकि इस प्रदर्शन के लिए भी काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ इस वक्त कोलकाता से जानकारी देते हुए कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला बना हुआ है, बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी दिल्ली वक्फ बोर्ड में से मनी लॉन्ड्रिंग में जुड़े हुए एक मामले में हुई है। आज सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम उनके घर पहुंची। शुरू में तो ईडी की टीम ने उनको घर पे जाने में के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन घंटे भर बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम उनके घर में दाखिल हो पाई। ईडी की टीम ने करीब 5 घंटे तक विधायक से उनके आवास पर पूछताछ की, फिर 12 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वक्फ बोर्ड में 32 लोगों की अवैध तरीके से भर्ती की गई, साथ ही वक्फ की संपत्ति को अवैध तरीके से किराए पर दिया गया। वक्फ के फंड का गलत इस्तेमाल हुआ है। अमानतुल्लाह खान के करीबियों पर पहले ही छापे पड़ चुके हैं। इन छापों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक उन्हें एक डायरी हाथ लगी है जिसमें विदेश में लेन देन का जिक्र है। और काम क्या इनका अरेस्ट करना, क्या कहेंगे सब मालूम है, बेकसूर।
चलिए, तो इस वक्त ये खबर जो है सुबह की खबर है और जिसमें अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के बेवफ कुमार और विजय नायर को आज बेल मिली है, वहीं ईडी ने एक और उनके एमएलए को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की कार्रवाई पर मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। तो क्या आरोप है इनके ऊपर? अवैध तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती का आरोप है। 32 लोगों को अवैध तरीके से वहां पे भर्ती कराने का आरोप है। अवैध तरीके से वक्फ की संपत्ति किराए पर देने का आरोप है। वक्फ के फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। अमानतुल्लाह खान के करीबियों पर पहले ही छापे पड़ चुके हैं। छापों में ईडी के हाथ लगी थी एक डायरी जिसमें विदेश में लेन देन का जिक्र किया गया है। अमानतुल्लाह खान ने पहले भी इस पर पूछताछ उनसे हो चुकी है। ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ईडी का बस यही काम रह गया है, बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दो, तोड़ दो, जो टूटे नहीं, दबे नहीं, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। ये बहुत चिंता की बात है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को आरोपी बनाना। अब ईडी आ गई, ईडी भी छापा मार चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। आपको याद होगा रात को 11 साढ़े 11 बजे तक पूछताछ चल रही थी ईडी की। मतलब ये क्या गुंडागर्दी मच गई इस देश के अंदर कि एक केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस देश के अंदर कानून की व्यवस्था में कानून के हिसाब से जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। अमानतुल्लाह खान पे कोई नया केस नहीं है, ये पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सवाल ये उठ रहा है कि अमानतुल्लाह खान ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं कि वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को अपने रेजिडेंस में अलाउ नहीं करना चाहते। ये ऑलरेडी पास्ट में जेल जा चुके हैं। कट्टर भ्रष्टाचारियों के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है जेल। और जितनी भी ये कानूनी कार्रवाई हो रही है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे हो रही है और उसके सुपरविजन में हो रही है। तो अगर इस कार्रवाई को क्वेश्चन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट के विजडम को क्वेश्चन कर रही है। आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है और जब उन पर कानून कार्रवाई करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है और कानून मियां सबके लिए बराबर है। केरल में चल रही आरएसएस समन्वय बैठक में पश्चिम बंगाल में जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। आरएसएस प्रवक्ता सुनील अंबेकर ने बताया कि हिंदू समाज में जाति और जातीय संबंध संवेदनशील विषय है। ये हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि इसलिए इसे केवल चुनाव या राजनीति से नहीं देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हैं 10 साल बाद हो रहे हैं। 10 साल तक यहाँ की आवाम जो है वो मुश्किलों का सामना करती रही और कहती रही कि जो इलेक्शन है होने चाहिए, लेकिन दिल्ली जो थी उसकी अपनी जो थी वो दिक्कतें थी। अब 2024 में चुनाव हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जमात इस्लामी भी ये जो चुनाव है वो लड़ रही है। हालांकि इसके ऊपर भी जो है वो सियासत हो रही है कि क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं
हैं, ये जमात से जुड़े हुए हैं, जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं। हम इस वक्त पुलवामा में हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अब जो जमात इस्लामी है उसने जमहूरियत का साथ देने का मन बनाया है। हमारे साथ गुलाम कादरी लोन साहब हैं, ये मेंबर हैं सेंट्रल कमेटी के। सर, पहले आप हमें थोड़ा अपनी कमेटी के बारे में बताएं और क्या ज़रूरत पड़ी कि इस बार आप इलेक्शंस में कूद पड़े। दरअसल हमने एक कमेटी बनाई है 5 आदमियों की। हम कोशिश करते थे कि हम हुकूमत को ये समझाएं, उन तक के बात पहुंचाएं कि हम पर जो पाबंदी लगी है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस पे पाबंदी लगाई जा सकती है। तो इस सिलसिले में हमने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन पाबंदी अभी उठी नहीं। फ़िलहाल ये सिलसिला जारी है। हम उम्मीद करेंगे कि जमात पर से पाबंदी उठेगी। जहाँ तक इंतखाबात में हिस्सा लेने का ताल्लुक़ है कि हमने ये फ़ैसला क्यों किया, असल में हमने ये फ़ैसला बहुत पहले किया है। 1969 में हमने पंचायत इलेक्शन में हिस्सा लिया है। 1971 में हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा लिया है। 1972 में हमने असम्बली इंतखाबात में कंटेस्ट किया है और हमारे 5 आदमी असम्बली तक पहुँचे। 1977 में हमने इलेक्शन लड़ा, लेकिन हमारा एक ही आदमी असम्बली तक पहुँच सका। 1982 में कोई नहीं। तो फिर हमने मफ के साए तले इलेक्शन लड़ा और 1987 था। हम उम्मीद करते थे कि मफ को भारी अक्सरियत मिलेगी, जैसा कि रुझान भी था और हम देख भी रहे थे, खुद मैं कैंडिडेट भी था। हमारा पूरा यकीन था कि अगर उन इंतखाबात में धांधली ना हुई होती, रिगिंग नहीं हुई होती, तो पूरा यकीन था कि मफ एक पूरी कुव्वत से रियासती असम्बली में अपनी कुव्वत मनवाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया उस वक़्त कि उन्होंने इंतखाबात में चोरी का एक नया रुझान खड़ा कर दिया, धांधलियों का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो मेरा ये अंदाज़ा है और ये हकीकत है कि जब से भी रियासत में इंतखाबात हुए, सिर्फ एक दफ़ा हुए हैं इंतखाबात असम्बली के ठीक तरह से, वो है 1977, जिसमें शेख अब्दुल्ला को भारी अक्सरियत मिली। उसके बाद जो इंतखाबात अच्छे हुए, जिन पर कोई एतराज़ नहीं है, वो पहले जो आज से पहले पार्लिमानी इंतखाबात हुए अभी 2024 हाँ बहुत अच्छे थे, उनमें कोई शिकायत नहीं थी। हम चाहते हैं कि ऐसे ही इंतखाबात हों, जिसके हक में वो डाला जाए वो अपना रिज़ल्ट खुद देखे, उसे कोई एतराज़ ना हो। तो इसलिए हम पहले से ही जमहूरियत से मुंसलक हैं। लेकिन इन इंतखाबात के बाद रियासत में हालात कुछ ठीक नहीं रहे। को हमारे लोग नाराज़ हो गए, हमारे साथ नौजवान उस वक़्त जो थे वो भी नाराज़ हो गए। तो हुकूमत ने 1990 में हम पर पाबंदी आयद कर दी। ये पाबंदी हम पर 96 तक जारी रही। तो इस दौरान में यहाँ अस्करी स्ट्रगल हुई। तो उसके पीछे कौन था, इसकी ये तो सबों को पता है कैसे शुरू हुई, क्या हुई। तो हम उसमें इसलिए शामिल नहीं थे कि हम पर पाबंदी थी। हमने ये फ़ैसला कभी नहीं किया था कि भाई इंतखाबात में धांधलियाँ हुई हैं, अब इंतखाबात के ज़रिए नहीं, अब हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। हमने ये फ़ैसला कभी नहीं किया था। ये पता नहीं ये कैसे हो गया, और हम चूँकि मैदान में नहीं थे, इसलिए एक पार्टी की हैसियत से लिहाजा बहुत से लोग उस रास्ते पर चले। मुमकिन है कि हमारे वोटर भी चले होंगे या कोई ज़िम्मेदार भी चला होगा, लेकिन ये उसका मामला जो था, ये कोई पार्टी फैसला नहीं था कि भाई हम इंतखाबात के नताइज से बदजुन हो गए हैं, धांधलियाँ हुई हैं, अब हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। अच्छा, इस तब से लेके बराबर उस वक्त तक जब बैन दोबारा लगाई गई 2019 में, हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की है जो खिलाफ कानून हो। कोई हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बारे में हमसे कहा जाए ये एंटी एक्ट मुल्की सालिमियत के ख़िलाफ़ ये बात हो रही है। पता नहीं हुकूमत को क्या सूझी कि उन्होंने 2019 में हम पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि हम पुरअमन तरीके से बाज़ाब्ता आईनी और कानूनी तरीके से अपना काम जारी रखे हुए थे। लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे, मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते थे, जिनमें अखबार भी था, हमारा तबलीगी ग्रुप भी था। सब हम कोई ऐसे हरकत नहीं करते थे
इसके बाद जब पाबंदी लगी तो हम हैरत में पड़ गए। एक जमहूरी मुल्क में जहाँ जमहूरियत है, ये मानना पड़ेगा, रियासत में नहीं थी, अब ऐसे आगाज़ हो रहा है कि यहाँ भी शायद जमहूरी फ़ज़ा मिलेगी। जीतता कौन है, हारता कौन है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि रियासत में ऐसी ही जमहूरी फ़ज़ा हो जैसी पूरी हिंदुस्तान में है। तो हम ये समझने में काशिर हो गए कि एक ऐसी पार्टी जो पार्टी किसी जुर्म की मुर्तकिब नहीं है, उसे क्यों पाबंद बैन कर दिया गया। हाँ, ये बात है कि हम जब 1998 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमने ला ताल्लुक़ का इजहार किया, उसके साथ दो आदमी ने इख्तिलाफ किया तो वो जमात से अलग हो गए। उनके साथ कुछ लोग रहे होंगे, उनका जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था न, और तब तक वो दोनों अब ज़िंदा नहीं हैं, खुदा उनकी मगफिरत करे, वो नहीं है, लेकिन हमारा उनके साथ इस लिहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसलिए हम समझे कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमने चाहा कि ये जमहूरियत पाबंदी जो है इसको हटना चाहिए। इसलिए हम ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये कोई नया फैसला नहीं था, हमने वो प्रोसेस जो रुक गया था उसको हमने दोबारा शुरू कर दिया। इसका आगाज़ हमने इस तरह किया कि जो पार्लियामानी इंतखाबात थे, हमने वोटरों को कहा कि आप वोट डालिए, और जहाँ जहाँ भी हमारी पहुँच थी, हमने लोगों को कहा कि वोट डालना, इससे रियासत में एक ऐसा माहौल पैदा हो सकता है कि शायद हम जुल्म के ख़िलाफ़ कहीं आवाज़ उठा सकते हैं, कहीं सख्ती हो जाए, तकलीफ़ हो जाए, हम वावेला कर सकते हैं। इसलिए हमने पहले ही इसमें शुरू कर दिया वोट डालने के ज़रिए। और अब जब असम्बली के इंतखाबात होने वाले थे, हम ख्याल करते थे कि हम पर से बैन उठेगी, ये हमारा यकीन था, लेकिन बहरहाल नहीं उठी। अभी हम ये कह सकते हैं आज की तारीख में, आज तारीख जैसे 2 सितंबर है, आज हम कह सकते हैं कि जमात इस्लामी जो है वो भारत के आईन में विश्वास रखती है। पहले से रखती थी, ये नई कोई बात नहीं है। हमने आईन की वायलेशन कब की है? देखिए, पंचायत में हलफ उठाया आईन की वफादारी का, पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ा तो आईन की वफादारी का हलफ उठाया, असेंबली में आईन की वफादारी का हलफ उठाया। अब कौन सा जरिया है हम कहें कि भाई हम आईन के वफादार हैं? कोई और जरिया है, हो सकता है इसके बगैर। आप अब अगर से आप इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं आईन पे भी आप विश्वास रखते हैं, लेकिन आप किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, दायरे के अंदर काम करेंगे? अगर कोई आपके जैसे जो यहाँ पे नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, इनमें से कोई जीत के आ जाता है तो किस तरह से होगा? इंशाल्लाह जीतेंगे, मुझे उम्मीद है। ये जब जीत के आएंगे, उन्हें कम अज़ कम वो हर अच्छा काम करना पड़ेगा जिसकी इस रियासत को ज़रूरत है। पहली बात यह है कि ये आवाज़ उठाएंगे और इन पर फ़र्ज़ बनता है आवाज़ उठाना कि हम पर से पाबंदी क्यों लगाई गई है। हम समझते हैं कि जुल्म है और मेरे ख्याल में जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए, ये पहली बात है जो इनको करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देना चाहिए जो हक पर मबनी नहीं हो, जिसके साथ कोई जो सूट नहीं हो, जो मायूब हो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मसलन मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आज हमसे कहा जाता है कि भाई फलानी बीजेपी के साथ है, ये कहा जाता है, शायद हमसे भी कहेंगे आप बीजेपी के साथ हैं। मैं कहता हूँ एक वक्त में कहा गया था कि कांग्रेसियों के साथ हाथ मत मिलाओ, ये 1964 की बात है, उनके खिलाफ बायकॉट हुआ। आज उसी कांग्रेस के साथ चलना लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। इससे मेरा मतलब यह है कि हमारे असम्बली मेंबरान जो भी हों, जिस पार्टी के हों, उन्हें लोगों को समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनके मसाइल हल करने चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, कोई लीडर नहीं बनना चाहिए, रूट लेवल पर काम करना चाहिए। तब बीजेपी क्या होती है, और भी कोई पार्टी आई यहाँ कदम नहीं जमाएगी। वो जब लोग खुश थे, अब अगर कोई शख्स वही नाराबाजी करेगा, वही बांगड़ा करेगा, वजीर आला होकर भी नाच नगमा करेगा, तो लोगों को वर्गलाएगा, तो बीजेपी खुद ही कामयाब हो जाएगी। इसमें क्या है? अच्छा काम करेंगे तो उनके ही लोग साथ देंगे। जैसे हमारे साथ डॉक्टर तलत भी हैं जो पुलवामा से कंटेस्ट कर रहे हैं। सर, आप जो पुलवामा एक बहुत साउथ कश्मीर में हमेशा एक 2019 के बाद ज़्यादा फेमस हो गया था, तो आप क्या कहेंगे? आपके इलाके क्या मुद्दे हैं? आप लोगों तक क्या संदेश लेके जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इंतखाबात का सवाल है और लोगों के पास जितने भी मुद्दे हैं या लोगों की ज़रूरियात के हिसाब से भी फिर मुद्दे बनाए जाते हैं या मैनिफेस्टो भी बनाए जाते हैं। पहले हमें एक बात देखनी चाहिए कि हमारे कश्मीर में क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो चीज़ है कि जिस सोसाइटी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, अगर वहाँ की हर एक चीज़ फिर अगर डेवलपमेंट की जाए तो वो दिखती है।
और जहाँ जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखती है। हम देखते हैं 2019 से पहले भी या 2019 के बाद भी जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर है, पहले हम उस स्टेबिलिटी को कोशिश करेंगे कि हम उस पर काम करेंगे। और जहाँ तक फिर लोगों के मुद्दों का सवाल है, हम वो मुद्दे उठाएंगे जो वाकई लोगों को ज़रूरत है। एक ये बेसिक नेसेसिटीज़ भी होती है। दूसरा चीज़ ये होता है कि हम वो चीज़ नहीं कहेंगे जो हम कर ही नहीं सकते। आप देखते हैं लोग अपने मैनिफेस्टो रिलीज़ करते हैं, फिर हम 5 साल के बाद भी देखते हैं कि उस मैनिफेस्टो पे कभी काम हुआ ही नहीं है। हम वो चीज़ नहीं लिखेंगे जो हम कर ही नहीं सकते या जो हमारे इख्तियार में है ही नहीं। मसलन मैं आपको मिसाल दूं कि जब 370 के लोग बात करते हैं तो फिर दूसरे दिन उनके ही पार्टी सदर कहते हैं कि इसमें 100 साल लगेगा। जब 100 साल लगेगा तो फिर लोगों को बताया जाता है कि आप हमें 100 साल तक बराबर रखो, हम 100 साल तक इसमें काम करेंगे और 2-3 हमारी नस्लें जो हैं वो हुकूमत करती रहेंगी। ये एक हम ये बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे अब बोलते हैं कि जब हम इस्लाम की बात करें, जमात इस्लामी तो सीधे इस्लाम की ही बात करती है या उसी के मुताबिक ही बात जो हमें वहाँ पर अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, जो वहाँ से हमारी तरबियत हुई है। तो हम कहते हैं कि हम इकबाल के वो शायर भी पढ़ते हैं कि जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगी। वो क्या होता है? ये नहीं होता है कि हम वो कल मुझे एक इंटरव्यू एक प्रेस वाला कर रहा था कि आप यहाँ शरीयत नाफिज करने जा रहे हैं। मैंने कहा यही बातों को कहकर दिल्ली को हमेशा हमारे मुतल्लिक डराया गया। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम हमें इखलाकियात का दर्ज देता है। हम उन इखलाकियात की पाबंदी करेंगे, वो एक माहौल बनेंगे जिसमें हम जैसे कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम रिश्वत नहीं खाएंगे, हम जो लोगों से वादे करेंगे वो पूरे करेंगे। ये हमें इस्लाम दर्ज देता है। तो इसमें हिंदुस्तान के आईन को कौन सा खतरा है? तो ये चीज़ें हैं कि आम मुद्दे जो है उनके रिलेटेड भी और मैं अगर बात करूँगा तो यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एजुकेशन और इकनॉमी। हाँ, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट की बात जो है वो जमात द्वारा की जा रही है। हमारे साथ रेशी साहब भी हैं जो कुलगाम से इस बार खड़े हो रहे हैं। कुलगाम भी जमात का जो है वो गढ़ बताया जाता था, वहाँ से तारिगामी साहब भी जो हैं वो खड़े होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि आप क्या अलग लेकर जा रहे हैं लोगों तक? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लोगों तक यही पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल वहाँ पे कुलगाम में कायम हो चुका है पिछले 30 सालों से। 2-4 लोगों को गाँव में जो विलेज लेवल का बजट होता है वो 2-4 लोगों के जो हाथ में रहता है उन्हीं के ज़रिए इस्तेमाल होता है। बाकी लोगों को एक खौफ में रखा गया है। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप इस खौफ से बाहर आइए और जमहूरियत का हिस्सा बनिए। मैं जवानों का करार बनना चाहता हूँ। जो इज़राबी कैफियत इस वक्त जवानों के अंदर है, बेरोज़गारी की वजह से, ड्रग्स की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और बहुत सारी चीज़ें हैं। खासकर वुमेन एम्पावरमेंट के नारे दिए जाते हैं लेकिन उस पर ग्राउंड में कोई काम नहीं हो रहा है। और ख़ासकर हमारा साउथ जो है ये इसमें कैंसर पेशेंट्स की अब इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ रही है कि लोग परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारा ये भी मैनिफेस्टो में है, हमारा प्रोग्राम है कि इंशाअल्लाह ताला हम एक नए तर्ज का कैंसर हॉस्पिटल कुलगाम में कायम करेंगे। सर आप हमें ये भी बताइए सर कि जिस तरह से अभी हम आज सुबह देख रहे थे कि पीडीपी की तरफ से जो उनके वाहिद पारा हैं उनका ये कहना था कि अगर जमात महबूबा के साथ लड़ती तो पीडीपी भी उन्हें अपनी जो टिकट्स हैं वो दे देती। असल बात यह है कि पीडीपी के साथ उसके साथ लड़कर वो हमें कुछ इनायत करती तो हम समझते हैं कि हमें उनकी इनायत की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ समझे हैं, जिस पे हमें यकीन है वो हमारे लिए काफ़ी है। उनके साथ उनकी तरफ से कोई इनायत फ़िलहाल हमें न आगे ज़रूरत है न आज ज़रूरत है। हम ऐसी इनायतों पर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि माजी के बारे में कोई बात की जाए। ये मैं नहीं चाहता हूं, वरना इनायत तो उनके हाथ में कब की थी, तब नहीं की, अब क्या करेंगे। इधर ही उमर अब्दुल्ला साहब से भी मैंने बात की थी तो वो कह रहे थे कि अगर यही करना था तो जो पिछले 35-30 साल में जो यहाँ पे खून बहा उसकी ज़रूरत ही क्या थी।
खून नहीं हमने बहाया, इस पे ज़रा तफसील से बात इस वक्त नहीं हो सकती। मैं शॉर्ट कहूँ हमने नहीं बहाया। तो मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ कि रायशुमारी की क्या ज़रूरत थी जिसने ये बीज बोया है रियासत में। अलाहिदगी पसंदी का रुझान किसने पैदा कर दिया? शेख साहब ने पैदा किया। 10 साल तक यहाँ का बच्चा बच्चा रायशुमारी से किसने वाकफ कर दिया? किसने कहा मेरी गर्दन झुकी न किसी के आगे, मैं न हिंदुस्तान चाहता हूँ न पाकिस्तान चाहता हूँ? ये किसने कहा? मैंने कहा है। तो उमर साहब से हम कहेंगे ज़रा माजी की तरफ देखो तो उसका हिसाब ले लो। हमने बंदूक का यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं किया है। मैं नहीं कहूँगा उसने किया है, उसने भी नहीं किया है। ये एक पता है दुनिया को किसने किया, क्यों किया, क्या मकसद था उसका। लेकिन उनका ये कहना कि इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं उनसे पूछता हूँ कि रायशुमारी की क्या ज़रूरत थी जब आपको पता थी कि रायशुमारी नहीं होगी। अब भी बोलते हैं कि दफ़ा 375 की 70 इसकी यकीन दी थी उन्होंने लोगों को। हमने आपका वक़ार बढ़ाया है, हमने आपकी इज़्ज़त बहाल कर दी है, हमारा सर ऊंचा है। तो कहाँ है वो खुद नहीं कि वो खुद, मैंने कहा इनको चाहिए नहीं था ये बातें कर, उनको चाहिए था हमारे यहाँ के गैर मुस्लिम हैं उनकी रिहेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए था। यहाँ की बेरोज़गारी है उसके बारे में कोई प्लान देना चाहिए था। यहाँ इखलाकी बेराहरी भी है उसका कुछ इलाज करना, अगर उनके पास इखलाक है। वो देखते हैं कि यहाँ की बड़ी बड़ी 30-35 साल की लड़कियाँ अभी मैरिज नहीं करती हैं, हम फजूल खर्चे में फजूल बह रहे हैं। इसका कोई एमएलए किसी लिए, एमएलए थोड़ा तकरीर के लिए होता है, वो लोगों से मिलने के लिए होता है, उनके मसाइल देखने के लिए होता है, उसकी तरफ वो नहीं जाते हैं। फजूल में एक बात छेड़ने की कोशिश करते हैं। मैं इस ज़रिए आपके ज़रिए से अब आपकी मशकूर हूँ, आपका मशकूर हूँ कि वो इस रास्ते से वापस आए। हमारी रियासत इसकी मुतहमिल नहीं है। यहाँ हमें चाहिए कि हम किस तरह से इस कौम को ठीक रास्ता दिखाएं। शोशाबाजी से कुछ नहीं चलेगा। लिहाजा ये कहना कि उन्होंने इसकी क्या ज़रूरत है, हमने ये काम नहीं किया है। सर ये भी बोला जाता है कि जो जमात है वो एक इंटेलेक्चुअल आर्म बताई जाती है हिजबुल मुजाहिदीन की। हिजबुल मुजाहिदीन बनाई है अस्करी वालों ने। जब हम अस्करियत के साथ थे ही नहीं तो हम हिजबुल मुजाहिदीन क्यों बनाते? हाँ, अलबत्ता एक बात है, हमने उसकी तरदीद पूरी नहीं की, बाद में की। इसकी वजह यह है कि 4 अप्रैल 1979 में भुट्टो के कत्ल होने, फांसी लगने पर सारी रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारा जो हशर किया है उससे हम डर गए थे। हम कुछ नहीं कह सके ये गलत है या सही है। वो लोग दोबारा भी हम पर अटैक कर सकते थे। वो क्या बोलते हैं ये? सर कश्मीरी पंडित्स भी ये कहते हैं कि जमात को लेकर उनकी भी अपनी चिंताएं हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे कि वो रीअश्योर्ड फील करें? हाँ, मैं उनको अपील करूंगा कि वो आए, जब भी आए ज़रा मेरा दामन पकड़कर मुझे बताएं मैंने किसको किसके साथ छेड़ा है। कत्ल करने की कोई बात ही नहीं, किसी का जायदाद खाने की कोई बात, मुझे बताए। अब जब वो बताए मैं आपके ज़रिए ये कहता हूँ उनसे आज वो आए, वो आसमान से बातें करते हैं, कैसे करते हैं। हमने गैर मुस्लिमों को अपने इलाके में तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, उनके रखवाली भी की। उन्होंने मुझसे कहा कि अब शायद आप भी हमारी रखवाली नहीं कर सकते, हम जाएंगे। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, हमने कुछ नहीं किया है। और ये जो अभी जैसे आपके ऊपर UAPA के तहत जब बैन लगा था तो आपकी कई सारी संपत्तियां, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जब्त भी हुई थी, तो कुछ बता सकते हैं कि अभी भी कितनी सीज्ड हैं? तफसील याद नहीं है, सभी सीब हैं। चंद लोगों का कुछ पैसा वापस कर दिया, बहुत अच्छी बात है। कहीं किसी घर में कुछ ज़ेवरात थे वो भी उनको वापस कर दिए हैं। तो बाकी हमारी जो जायदाद है उस पर जो तंजीम की है वो तो तबाह हो रही है, उसकी कोई रखवाली नहीं हो रही है। के बारे में बताइए। स्कूल के बारे में मैं नहीं समझता हूँ कि स्कूल के बारे में इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है। स्कूल के बारे में ये पॉलिसी बच्चों का ख्याल रखना था, उन असातिज़ा का ख्याल रखना था। हाँ, फजूल बेमकसद हमारे स्कूलों में एक पैसा भी करप्ट उनको नहीं निकला। वो तो बोलते हैं आपके स्कूल हैं, मैं ये भी मानता हूँ, चलो उनका ही कहना सही। हमारे स्कूलों का निसाब वही है जो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता है। फिर मतलब नहीं है उन बेचारों को क्यों रगड़ा जा रहा है, ना उनके केसेस सुने जाते हैं, उनको फाइल बंद कर दिया गया है, मुख्तलिफ तकालीफ। हाँ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है घास चराई के बारे में वो सबों के लिए है। जो और स्कूलों की हालत होगी उस सिलसिले में हमारी भी हालत कोई परवाह नहीं उसका। जो आप